हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं उद्देश्य सीरीज में। इस सीरीज के अंदर आपको जो भी लेक्चर पढ़ाए जाएंगे उसमें पूरी थ्योरी कवर की जाएगी, पीवाईक्यू कवर किए जाएंगे, एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर की जाएगी। बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे बैच के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं। ये यूट्यूब की सीरीज है उद्देश्य सीरीज। ये आपके लिए इतनी बेनिफिट है कि एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक पढ़ाया जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है, इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। सीरीज को अच्छे से फॉलो करें, लेक्चर को देखें, लेक्चर के क्वेश्चनों को करें और उनको रिवाइज करें। और ये पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर जो है 3 क्लास के आसपास मैं खत्म कर दूंगा। 3 क्लास के आसपास ये चैप्टर पूरा आपका खत्म कर दिया जाएगा। आज की क्लास बच्चों, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की पहली क्लास होगी, पहला लेक्चर होगा, ठीक है ना बच्चों? तो बहुत अच्छे से इसको देखना है। वैसे तो लेक्चर को लाइव लेना था, मगर इसी समय पे, जिस समय YouTube पर ये लेक्चर लाइव जाना है, उसी समय मेरी एक और क्लास है, जिसकी वजह से इस लेक्चर को मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी तरह का डिले नहीं चाहता हूं कि लेक्चर डिले हो। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। पेपर में जो कुछ भी आएगा वो इन्हीं चीजों से आएगा, इसकी गारंटी अपनी है। यदि केमिकल काइनेटिक्स से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी से आएगा, उसमें सब कुछ होगा, बेसिक से लेके एकदम टॉप तक जाएगा। मगर आपको अपनी तरफ से ये करना है कि हां सर, हम मेहनत करेंगे, हम इसको अच्छे से करेंगे और फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे। आप अपनी जगह पे डटे रहिएगा, आपको सब कुछ करा दिया जाएगा। आप YouTube के लेक्चर को देखकर ही 720 में से 720 ला सकते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप सीरीज को 100% इफिशियंसी के साथ फॉलो करते हैं। जो टीचर आपको कह रहे हैं, यदि उन सभी बातों को आप बहुत अच्छे से मानते हैं तो चलो बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, आज के लेक्चर में हम क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेट क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेट क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में 3 क्वेश्चन इससे आए हैं और 2023 में भी 2 से 3 क्वेश्चन इससे आए थे। तो ध्यान रखिएगा, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें मैं आपको पीवाईक्यू भी सारे करा दूंगा, एनसीईआरटी भी सारी करा दूंगा और सारा थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। आप चाहे सीबीएसई के हो, आप चाहे नीट के स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आपके मतलब कि सारी चीज इसमें होगी। क्यों? क्योंकि ए से लेके जेड तक सब करा दूंगा। चलो, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप की होती है बताओ बच्चों? टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन कितने टाइप की होती है, आपके हिसाब से रिएक्शन कितने टाइप की होती है? तो जरा देखो, रिएक्शन कितने टाइप की होती है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि टाइप ऑफ रिएक्शन। इन जनरल रिएक्शन 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है मुन्ना? 3 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की, जरा गौर से समझिएगा और इसको फॉलो करिएगा। देखो, रिएक्शन जो होती है मेनली 3 टाइप की होती है। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। क्या? रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है बेसिकली कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, डज नॉट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन।
बहुत फास्ट रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद इन द सेकंड खत्म हो जाती हैं, विद इन सेकंड कंप्लीट हो जाती है। तो यार ये इतनी जल्दी कंप्लीट होती हैं कि इनके रेट को काउंट ही नहीं कर पाते हैं, चेंज को काउंट ही नहीं कर पाते। तो फास्ट जो बहुत तेज रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट होती है, उनके रेट का कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते। इस चैप्टर में किस तरह की रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करोगे, पहले ये तो पता हो। तो जो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी उनके भी रेट को हम कैलकुलेट नहीं करते। अच्छा, फिर दूसरी रिएक्शन होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन जो बहुत स्लो रेट से होती हैं, उनके भी रेट को हम मेजर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो महीनों में, सालों में खत्म होती हैं, और महीनों और सालों में खत्म होती हैं। तो यदि हम उनके रेट को निकालते हैं, मतलब उनके चेंज को निकालते हैं घंटों में या मिनट में या सेकंड में, तो वो चेंज लगभग कांस्टेंट आता है। वो चेंज लगभग कांस्टेंट आता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, डेली न्यूज में आता है। अब बताओ पर सेकंड कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यदि कहा जाए अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने का रेट बताओ, तो वो लगभग कांस्टेंट आएगा कि बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक साल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है लगभग, और उससे कम। एक साल में, 2 साल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। अब पर सेकंड कितना बढ़ता होगा या पर मिनट कितना बढ़ता होगा? तो लगभग ना के बराबर। तो आप कहोगे लगभग कांस्टेंट होता है। तो जो चीजें बहुत स्लो रेट से होती हैं, उनके रेट को भी हम मेजर नहीं करते हैं, मेजर नहीं करते। जैसे एटमॉस्फेयर का चेंज। अभी बरसात है, अभी तो वैसे गर्मी खत्म हुई है, बरसात स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैंने कहा पर सेकंड एटमॉस्फेयर, मतलब जो मौसम का चेंज होता है, क्या आएगा? तो आप कहोगे लगभग कांस्टेंट। क्यों? बरसात है, बरसात अब 3 महीने चलेगी ना, गर्मी 6 महीने चलेगी ना, सर्दी 4 महीने चलेगी ना। तो पर सेकंड, पर घंटे तो लगभग सर्दी रहेगी। तो चेंज कितना आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो रेट से होती हैं, उनके चेंज को हम काउंट ही नहीं कर पाते। जैसे आप 1 गिलास पानी छत के ऊपर रख दो जाके, बहुत गर्मी में 1 गिलास पानी छत के ऊपर रख दो, अब उसको वेपराइज होने में, पूरा वेपराइज होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। मैं पूछूं पर सेकंड कितना पानी वेपराइज हुआ, तो आप कहोगे ना के बराबर, ना के बराबर। तो जो बहुत स्लो रेट से रिएक्शन होती हैं, उनको भी हम मेजर नहीं करते। डज नॉट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि टाइम के साथ इनका चेंज दिखता ही नहीं है ना। क्योंकि ये क्या है, बहुत देर में खत्म होती हैं, विद इन मंथ या ईयर ऐसे लेती हैं। ये महीने और सालों में खत्म होती हैं, जिसकी वजह से टाइम के साथ इनका चेंज दिखता ही नहीं है। तो भैया कौन सी रिएक्शन के रेट को हम मेजर करते हैं? मॉडरेट रिएक्शन के रेट को। मॉडरेट, इसी को कहते हैं स्लो रिएक्शन। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं, स्लो रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं। जो घंटों में खत्म होती हैं, मिनटों में खत्म होती हैं, उनके रेट को मेजर करते हैं। मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। रीजन, क्योंकि ये इन घंटों या मिनटों में खत्म होती है। कंप्लीट इन मिनट्स या आवर्स। ये घंटों में या मिनटों में खत्म होती हैं, इसलिए इनके रेट को हम मेजर करते हैं। टाइम के साथ इनका चेंज दिखता है, टाइम के साथ इनका चेंज दिखता है, तो हम इनको मेजर करते हैं। तो इतनी देर में हमने क्या बताया कि 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं रेट के बेसिस पे। रेट के बेसिस पे 3 टाइप की रिएक्शन है, जो बहुत फास्ट होती हैं,
उनके रेट को हम मेजर नहीं करते क्योंकि विद इन द नैनो सेकेंड पिको सेकेंड वो खत्म हो जाती है। जो बहुत स्लो होती हैं उनके रेट को भी मेजर नहीं करते। जो मॉडरेट रेट की रिएक्शन है, मॉडरेट को ही हम स्लो कहते हैं, मॉडरेट रेट वाली रिएक्शन है या स्लो रेट वाली रिएक्शन है उनको मेजर करते हैं, जो स्लो या मॉडरेट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिखा पाती है। अब बात आती है मेजर कैसे करते हैं। अब क्या बात आती है, मेजर कैसे करते हैं। तो जरा देखो मेजर कैसे करते हैं रेट को, गौर से सभी लोग समझिएगा। अब यार ये रिएक्शन है, जैसे आप बाइक की स्पीड को किससे मेजर करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, कि मेरी बाइक 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का रेट कैसे मेजर करोगे कि 1 सेकंड में सर ने कितना बोला, कितने वर्ड निकाले, है कि नहीं। बात समझ पाए। मम्मी जब तुम्हें मारती हैं, पापा जब तुम्हें मारते हैं, उसका रेट कैसे मेजर करोगे, 1 सेकंड में कितने थप्पड़ पड़े, 2 सेकंड में कितने थप्पड़ पड़े। क्यों? पढ़ते तो हो नहीं, तो मार तो खाओगे, मार तो खाओगे। तो रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन में क्या चेंज होता है टाइम के हिसाब से, कंसंट्रेशन। क्यों? रिएक्टेंट जो है वो डिसोसिएट होता है, प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। तो इसी वजह से रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, क्योंकि जब कोई रिएक्शन होती है तो किसी ना किसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होता है, किसी ना किसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा होता है। तो रिएक्शन के रेट को मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन के टर्म में। अब रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज को मेजर करना रेट होता है। जैसे आप बता दो सर 10 सेकंड में 3 वर्ड निकालते हैं, तो ये मेरे बोलने का रेट हो गया या मेरे पढ़ाने का रेट हो गया। 10 सेकंड में ये आधा किलोमीटर चलता है, तो ये आपकी बाइक का रेट हो गया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जिस चीज को मेजर कर देते हो वही रेट बन जाता है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, जरा देखो क्या लिखते हैं। लिखा जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का चेंज रेट बोला जाता है। मतलब जैसे ये एक रिएक्शन हो रही है, ये देखो, अब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था 0, T = 0 पे। क्लियर? क्लियर। अब इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ, A0 में से X चला गया, तो जब ये X डिसोसिएट होगा तो ये 2X फॉर्म होगा। कितने सेकंड में? सपोज करो T सेकंड में। क्या ये कितना है, A = 2B एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, A0। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, आफ्टर T सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो X कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ T सेकेंड में, तो ये बना कितना, 2X। क्यों? 1:2 की रिएक्शन है। अब इसी को मैंने बोल दिया AT, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AT बोलो या A0 - X बोलो। अब इसके हिसाब से रेट की डिफिनीशन क्या होगी, बताओ भाई। जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से रेट की डिफिनीशन क्या होगी। जिसका, गौर सुनो, जिसका रेट निकालोगे उसी का कंसंट्रेशन लिखोगे। आप यदि रेट किसका निकालना चाहते हो, A का, तो फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन चेंज कैसे आएगा, C फाइनल - C इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। रेट का फार्मूला क्या आएगा, C फाइनल - C इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। भाई चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है,
किसी का चेंज कैसे पता चलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल करने से। और उसमें कितना टाइम लगा है, उस चेंज को लाने में कितना टाइम लगा है। तो यदि आप ए का रेट निकाल रहे हो, ये जर्नल फार्मूला है, ये रेट का क्या है? जर्नल फार्मूला है। एक मिनट, इसको और अच्छा कर देता हूं। ये रेट का जर्नल फॉर्म है। अब आप चाहते हो कि ए का रेट निकालें, तो फार्मूला क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन तक जाने में लगा समय, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखो, ए का रेट निकालना चाहते हो तो ए का फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? ए का फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? ये ए यहां से चालू होके यहां तक गया है? तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? AT। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? A0 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपने टाइम कितना लिया है? यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया है? ये देखो, इतना लिया है। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया है? इतना। क्या? T-0, मतलब T। तो ये आ गया ए का कंसंट्रेशन, मतलब ए का रेट। ये क्या आ गया बच्चों? ए का रेट आ गया। अब जरा बी का रेट निकालो। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। बी का कंसंट्रेशन कितना है फाइनल? 2x। इनिशियल कितना है? 0। टाइम कितना लगा? T से T0। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 2x। इनिशियल कितना है? 0। टाइम कितना लगा? T से 0। टोटल टाइम इंटरवल क्या आ गया? 2x अपॉन T। ये किसका कंसंट्रेशन है? ए का। सॉरी, ये किसका रेट है? ए का। ये किसका रेट है? बी का। तो किसी का भी रेट निकालना है तो क्या करोगे? कंसंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कंसंट्रेशन का चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इनिशियल से फाइनल तक जाने में लगा टाइम, इनिशियल से फाइनल तक जाने में लगा टाइम। जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन को रखोगे, उसी को जाने में लगा टाइम रखोगे। जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन को रखोगे, उसी को जाने में लगा टाइम रखोगे। क्या ये बात आपको समझ में आई है? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? कहीं पर भी रेट निकालना है तो कैसे निकालना है? कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। बात समझ में आ गई सबको? बच्चों ने कहा सर समझ में आ गया है। तो बच्चे को कहना है कि सर यूनिट क्या होगी? तो अब जरा देखो, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट क्या होगी? भाई रेट का फार्मूला क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आप अच्छे से देखो तो रेट इक्वल टू आया है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, DC अपॉन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। मतलब C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम इन जर्नल हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो यूनिट क्या आ गई? यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यदि टाइम सेकंड में लोगे तो सेकंड इनवर्स, आवर में लोगे तो आवर इनवर्स, मिनट में लोगे तो मिनट इनवर्स। ठीक है ना? मैं इन जर्नल बता रहा हूं। यूनिट ऑफ रेट, ये रेट की यूनिट आई ऐसे। किसी ने कहा सर इस पर क्वेश्चन करके दिखाओ।
तो रेट की डिफिनीशन समझ गए, कैसे करना है ये समझ गए। अब बच्चों ने कहा सर इस पर क्वेश्चन कर दो, क्या क्वेश्चन करोगे? मैंने कहा यार क्यों नहीं करेंगे, चलो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे आएगा और क्या आंसर आएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैंने कहा है ना सब कुछ कराया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इतना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, मोलरिटी दी है मोल पर लीटर। आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इतना, अभी क्या था 0, जब 10 मिनट हो जाते हैं, कितना हो जाता है 10 मिनट हो जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना आ जाता है 0.2। आफ्टर 10 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बताओ। तो रेट का फार्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां से यहां तक का टाइम क्या है 10 माइनस 0, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2। यूनिट क्या है मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -2 निकल आया। जो टाइम इंटरवल रखना है, कंसंट्रेशन का चेंज रखो और टाइम इंटरवल। अब किसका कंसंट्रेशन लिखा है रिएक्टेंट का, तो रेट भी किसका आएगा रिएक्टेंट का आएगा। बच्चों ने कहा यार सर ऐसे मजा नहीं आएगा। मैंने कहा फिर कैसा मजा लेना चाहते हो? तो बच्चों ने कहा सर इस क्वेश्चन को बताओ आप, इस क्वेश्चन को। मैंने कहा इसको कर देंगे, जरा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, ए गैसियस हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2A gives 4B plus C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased. अब देखो लैंग्वेज को जरा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B is found to be increased, इतना, इसका मतलब ये चेंज दिया है। वो कह रहा है B का कंसंट्रेशन इतना इंक्रीज होता है 5 इंटू 10 की पावर -3 इन 10 सेकेंड। तो B का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हो रहा है इतना, मतलब वो डायरेक्ट बता रहा है C फाइनल माइनस C इनिशियल की वैल्यू। इतना कंसंट्रेशन B का है, ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें पता चला कि B का कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया 5 इंटू 10 की पावर -3 कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो रेट बताओ। तो भाई B का रेट क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का चेंज कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3, इतना बढ़ गया तो वो चेंज ही हुआ। जैसे देखना मेरे पास कितने पैसे हैं आपको नहीं पता है, तुमने कहा 10 सेकंड में सर के पास 100 रुपए बढ़ गए, तो बताओ कितने, चेंज क्या है 100 रुपए। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये 100 तो आएगा, है कि नहीं। तो बस यही हुआ है कि B का कंसंट्रेशन 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर बढ़ गया है 10 सेकंड में। तो B का रेट बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B का रेट बताओ। तो भाई B का रेट तुमने पूछा तो बस हमने लगा दिए 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 इंटू 10 की पावर -4, ऐसे 5 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है सबको, सबको ये बात क्लियर है, सभी बच्चों को ये बात क्लियर है। रेट कैसे निकाला जाएगा समझ में आ गया। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एनसीईआरटी भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, तो सब कुछ करा दूंगा। आप देखो अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखो
NCERT example number 4.2. The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin have been studied by the, बस डिटेल लिखी पड़ी है, the initial concentration of N2O5 is 2.33 into 2.33 mole per liter. After 184 minutes is reduced to इतना. The reaction take place according to the equation. Calculate average rate of this reaction in term of hour, minute and second. What is the product of NO2 during this period? देखो इसमें बहुत सारी बातें पूछी गई हैं, अभी हम लोगों ने उतनी बातें नहीं पढ़ाई हैं, तो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। वो एवरेज रेट पूछ रहा है, वैसे आप निकाल दोगे, जो मैंने पढ़ाया है उसी से निकल आएगा, मगर अभी एवरेज रेट क्या होता है ये मैंने बताया नहीं है, इस वजह से मैं इस चीज को आपको अभी नहीं बता रहा, ठीक है। इसलिए अभी इस क्वेश्चन को होल्ड कर लो, फिर हम लोग अभी इसको करेंगे, टेंशन ना लो। अब जरा देखो बच्चों, अब मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाता हूं, गौर सुनिए क्या है। अब जरा देखिएगा बच्चों, गौर समझिए, रिलेशन बिटवीन rate of reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट में क्या रिलेशन होता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रेट में क्या रिलेशन होता है, इसको जरा सभी लोग समझें। देखो एक रिएक्शन है A इक्वल टू 2B, इसकी इनिशियल वैल्यू A0 0, T इक्वल टू 0 पे, A0 माइनस एक्स 2x आफ्टर T सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा A का रेट निकालो, रेट ऑफ A निकालो, तो रेट ऑफ A निकालोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A, इसी को क्या कहते हो आप? AT, आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लिया? यहां से यहां तक का टाइम क्या है? ये इंटरवल T माइनस 0, इसको आपने वैल्यू डाल दी, A माइनस एक्स माइनस A0 डिवाइडेड बाई T। तो देखो वैल्यू आ गई x अपॉन T, ये कट गया। तो A का रेट कितना आया? माइनस एक्स अपॉन T। तो देखो रेट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, किसी का रेट निगेटिव हो ही नहीं सकता। भाई मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, तुम भागोगे या नहीं भागोगे, तो निगेटिव कैसे आएगा? भाग रहे हो तो कुछ रेट आ रहा है, नहीं भाग रहे हो तो जीरो आ रहा है। मैं बोल रहा हूं तो बोलने का कुछ रेट आ रहा है, नहीं बोल रहा हूं तो जीरो आ रहा है, माइनस कैसे आएगा? तो रेट कभी माइनस नहीं होता है, रेट एक पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये क्या बता रहा है? ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रेट माइनस नहीं होता है, रेट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? इतना। अब B का रेट निकालो, रेट ऑफ B। तो भाई रेट ऑफ B निकालोगे तो कंसंट्रेशन C फाइनल माइनस C इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये आया 2x बाई T। अब इसमें देखो प्लस है, क्यों? प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और बढ़ने का मतलब प्लस, तो इसका मतलब ये प्लस साइन है। प्लस साइन ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब आप गौर से देखो बच्चों, गौर से देखिएगा, यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? नहीं।
तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा मानेगा? x अपॉन टी की वैल्यू क्या है? आर ए, वो भी कैसा? माइनस का। भाई x अपॉन टी तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस आर ए। आर बी इक्वल टू कितना आ गया? -2 चेक करो, आर बी इक्वल टू कितना आ गया? -2 चेक करिए, मतलब बी का रेट ए के रेट का डबल है। माइनस साइन तो कंसंट्रेशन के चेंज को शो कर रहा है। बी का रेट ए का रेट का डबल है। चेक करो कैसे किया। देखो बी का रेट क्या आया? 2x - 0 t - 0, 2x अपॉन टी। तो x अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हो? -RA, वो आ गया। अच्छा, अब इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं तो किसी बच्चे को बुरा लगेगा? क्या किया मैंने? 2 को इधर ले आया है। इसका मतलब रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1। और 2 और 1 क्या है जरा चेक करो। 2 और 1 क्या है? इसके स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। देखो बी का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 2, ए का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1। मतलब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट आपस में बराबर हो जाएंगे। कब? जब रेट अपॉन कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। ये रेट लिखा है और ये देखो बी का ही कॉफिशिएंट लिखा है। ये ए का रेट लिखा है, ए का ही कॉफिशिएंट लिखा है। तो किसी भी रिएक्शन में रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। देखो है बी का रेट डिवाइडेड बाय बी का कॉफिशिएंट, बी का रेट डिवाइडेड बाय बी का कॉफिशिएंट, ए का रेट डिवाइडेड बाय ए का कॉफिशिएंट। तो रेट आपस में बराबर होता है, ये नहीं कह रहा हूं। रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। देख लो, है बात समझ में आई कि नहीं? देख लो आप, है। और जो इनके मोल के बीच में रिलेशन होता है वही इनके रेट के बीच में होता है। देखो मोल के बीच में क्या रिलेशन है? ए से डबल है बी, रेट भी देखो, बी का रेट ए से डबल है, बी का रेट ए से डबल है, ए से डबल है बी। देख लो ए में कितना मल्टीप्लाई है 1 और बी में कितना है 2। तो इसका मतलब ए से डबल है। रेट भी देखो, बी का रेट क्या है? ए से डबल। जो कॉफिशिएंट का रेशियो होता है वही रिलेशन उनके रेट में होता है। आप देख लो, जो उनके कॉफिशिएंट में रिलेशन है वही रिलेशन रेट में है। जितना ए खर्च होगा उसका डबल बी बनेगा। तो जो ए का रेट है उससे डबल बी का रेट है। और आप देख लो यही आ रहा है, बी का रेट ए के रेट का डबल है। और नहीं तो ये वाली बात याद रखो। तो अब आपको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बसाना है। अब आपको दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बसाना है? वो कॉन्सेप्ट क्या है? आपको पता है कि मैं सीएचडी देता हूं, तो अब मैं सीएचडी देना स्टार्ट कर रहा हूं। सीएचडी क्या है? कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। सीएचडी क्या है? कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। इसमें क्या क्या लिखा होता है? इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, सारे फार्मूले लिखे होते हैं और सारे मेन पॉइंट लिखे होते हैं। मतलब आपको रिवीजन करना है तो बस यही रिवाइज कर लो, सब कुछ आपको आ जाएगा। आप पूरे चैप्टर में जो मैंने अभी आधे घंटे में पढ़ाया बस आप इसको पढ़ो। तो देखो रेट की डिफिनीशन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, सीएचडी में सब शॉर्टकट में होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। आपको रिवीजन के लिए बस ये याद होना चाहिए, मतलब डेल्टा सी अपॉन डी टी। डेल्टा सी क्या है? सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये बात हो गई रेट की। जिसका रेट उसी के कंसंट्रेशन का चेंज, जिसका रेट उसी के कंसंट्रेशन का चेंज, और जिस टाइम ड्यूरेशन का कंसंट्रेशन का चेंज ले रहे हो वही टाइम लेना है। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट ऑफ रेट
रेट, मैंने यूनिट क्या बताई आपको, यूनिट ऑफ रेट मैंने क्या बताया बच्चों, कंसंट्रेशन होता है मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब आप टाइम सेकंड में डालोगे तो सेकंड इनवर्स, मिनट में डालोगे तो मिनट इनवर्स, घंटे में डालोगे तो घंटा इनवर्स, डे में डालोगे तो डे इनवर्स। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने आपको अगला पॉइंट बताया कि यदि कहीं पर कोई रिएक्शन ऐसे लिखी है, यदि कहीं पर कोई रिएक्शन ऐसे लिखी है, बैलेंस होनी चाहिए, क्या है, बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तो आप ये लिख सकते हो ए का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट माइनस, माइनस क्यों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगा तो रिएक्टेंट के साथ माइनस चलेगा, माइनस क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, बराबर बी का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, रेट अपॉन उसका कॉफिशिएंट, रेट अपॉन उसके कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, रेट अपॉन उसके कॉफिशिएंट, रेट अपॉन उसके कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगेगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, क्यों, ड्यूरिंग द टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और ड्यूरिंग द टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जहां पर आर ए क्या है, आर ए और आर बी क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी, और आरसी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ सी, और वो क्या है, कॉफिशिएंट। क्लियर है इतनी बात, क्या ये बात क्लियर है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए ये लिख सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ये वाला पॉइंट मुन्ना सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो इनके रेट का रेशियो है, जो इनके कॉफिशिएंट का रिलेशन है, वही इनके रेट का रिलेशन है, जो इनके कॉफिशिएंट का रिलेशन है वही इनके रेट का रिलेशन है, तो आप क्या लगाओगे, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, आपस में बराबर होंगे विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। अब उल्टा क्या लिख सकते हो, ये जो नीचे है ये इसका कॉफिशिएंट है, ए का रेट के नीचे जो भी कुछ होगा ए का कॉफिशिएंट, बी के रेट के नीचे जो भी कुछ होगा बी का कॉफिशिएंट, सी के रेट के नीचे जो भी कुछ होगा सी का कॉफिशिएंट, ए के रेट के नीचे जो भी कुछ होगा ए का कॉफिशिएंट, बी के रेट के नीचे जो भी कुछ होगा बी का कॉफिशिएंट, सी के रेट के नीचे जो भी कुछ होगा सी का कॉफिशिएंट, ठीक है। अभी सीएसडी में जगह है, जब हमें कुछ लिखना होगा तो हम लिखेंगे, पहले मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको देता हूं जैसे आप मेरी बातों को समझ पाए। देखिए मैंने लिखा, ये सारे बच्चे इसकी इक्वेशन लिख के दिखाए कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, बताओ आप कैसे लिख सकते हो, ए का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, माइनस, माइनस क्यों, रिएक्टेंट के लिए माइनस डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, और सी का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, ऐसे लिख सकते हो, रेट अपॉन उसके कॉफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं। अब मैं उल्टा भी पूछ सकता हूं, मैंने कहा कोई रिएक्शन है, उसकी रेट रिलेशन दिया है, उसका रेट रिलेशन आपको गिवन है, कैसे गिवन है ये देखो, माइनस ए, रेट को क्या है डी ए अपॉन डी टी भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में आर ए आर बी आर सी लिखा है, और ये डी ए अपॉन डी टी भी लिख सकते हो। अब आप पकड़ोगे कि कैसे करना है,
अब मैंने कहा बताओ इक्वेशन क्या है, फाइंड आउट इक्वेशन। उल्टा क्वेश्चन कर दिया। मैंने इक्वेशन देके रेट रिलेशन, ऊपर क्या है इक्वेशन दी, रेट के बीच में रिलेशन पूछा। अब मैंने पलट दिया, रेट के बीच में रिलेशन दिया, इक्वेशन पूछी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, रेट के नीचे जो भी कुछ लिखा होगा वो क्या होगा, उसका कॉफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या है बताओ, ये क्या लिखा है डी ए अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 3 बराबर डीबी अपॉन डी मतलब रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। ये क्या लिखा डीसी अपॉन डी मतलब रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाई 4। अब इनके आगे माइनस है तो इसका मतलब ए और बी हमारे रिएक्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट, हमें कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट? भाई जिसके आगे माइनस है वो रिएक्टेंट है, जिसके आगे प्लस है वो प्रोडक्ट है। तो ए और बी रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है। ए का कॉफिशिएंट 3, बी का कॉफिशिएंट 2 और सी का कॉफिशिएंट 4। ए का कॉफिशिएंट 3, बी का कॉफिशिएंट 2, सी का कॉफिशिएंट 4। बात समझ पाए? रेट अपॉन कॉफिशिएंट, रेट अपॉन कॉफिशिएंट, रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। इससे ये पता चल गया, कर लोगे? ये बात सबको समझ में आ गई? तो सब बच्चों ने कहा कि सर मैं क्वेश्चन करूंगा, आप पूछो। अब देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इन चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन बताएं, इस क्वेश्चन का जवाब दें। 3Br2 प्लस 6OH निगेटिव गिव्स 5Br निगेटिव प्लस BrO3 निगेटिव प्लस 3H2O। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BrO3 इज इतना, इसका रेट दिया है। अब पूछा किसका है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br2, Br2 का रेट पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा है, किसी के भी रेट अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर सकते हो। क्या? किसी के भी रेट अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर सकते हो। तो यार किसी के भी रेट अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1, आप क्या करो, किसका रेट निकालना है, Br2 का। तो रेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट। माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। रेट ऑफ BrO3 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट बराबर कर दो। तो देखो रेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय 3, उसकी वैल्यू कितनी है, ये आंसर आ गया। माइनस क्यों, क्योंकि वो रिएक्टेंट है। अब कोई बच्चा चाहता है कि मैं इतना भी पेन ना चलाऊं, मैं तो और बड़ा मक्कार हूं, डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता हूं। कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता हूं, तो डायरेक्ट लिख दो। कैसे? मैंने क्या बताया, जो उनके कॉफिशिएंट का रिलेशन होता है वही रेट का रिलेशन होता है। कॉफिशिएंट का रिलेशन देखो, यहां क्या लिखा है 1, यहां क्या लिखा है 3। इसका मतलब Br2 का रेट तिगुना होगा BrO3 के। 1 का तिगुना यहां लिखा है तो बस रेट भी तिगुना होगा। आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख दो। देखो यही आ रहा है कि नहीं, जो भी उसका रेट है उसका तिगुना रेट होगा। देख लो, 3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2। रेट किसका है, रिएक्टेंट का, तो माइनस लगा दो। रेट किसका है, रिएक्टेंट का, तो माइनस लगा दो, बात खत्म हो जाती है। रेट किसका है, रिएक्टेंट का, माइनस लगा दो। अब कह रहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br निगेटिव, कितना कॉफिशिएंट है 1 और यहां कितना है 5। कॉफिशिएंट 5 गुना है तो रेट भी 5 गुना होगा। लो आंसर आ गया। कॉफिशिएंट 5 गुना है तो रेट भी 5 गुना होगा, आंसर आ गया। साइन कैसा लगेगा, ये क्या है, प्रोडक्ट प्लस, साइन कैसे लगेगा, प्रोडक्ट है प्लस। अब ये वाला आपको करना है होमवर्क, ये होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। और नहीं आए तो ऐसे कर लेना, ये वाला मेथड तो है ही है, नहीं आए तो ऐसे कर लो।
मुझे पता था कि तुम लोग रोने धोने लगोगे कि सर मैं क्वेश्चन करूंगा, सर मैं क्वेश्चन करूंगा, मानूंगा नहीं। मुझे आइडिया था कि तुम रोने धोने लगोगे, सर मैं क्वेश्चन करूंगा, सर मैं क्वेश्चन करूंगा, मानूंगा नहीं, सर मैं क्वेश्चन करूंगा, सर मैं क्वेश्चन करूंगा, मानूंगा नहीं। ये क्वेश्चन करो। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे यार ये तो जेई का क्वेश्चन है। अरे प्रभु, ये इतने हल्के क्वेश्चन है कि तुम्हारे पेपर में भी आ सकते हैं, है ना। मुझे भी पता है जेई का है, मगर ये क्वेश्चन नीट का ही है, ये नीट में भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो वैरायटी देखो क्वेश्चन के। अब आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यार आप लिख लो, ये क्या लिखा है। इसको यदि लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए का रेट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, बी का रेट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, सी का रेट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, डी का रेट मतलब डी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पी है, पी का रेट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट। अब ये कैसे लिख जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा। अब वो क्या रहा है, देखो ए डी एन ए अपॉन डी टी, 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 मतलब वो ए के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं कर रहा है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। तो अब आप भी ना करो, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। वो जिस तरह की इक्वेशन दे रहा है उस तरह कर दो। अब ये लो, अब जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐसे हो गई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐसे हो गई, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ऐसे हो गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मैच कर लो किसके बराबर है। देखो इन्होंने माइनस प्लस नहीं लगा रखे हैं, तो जब माइनस प्लस उन्होंने नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाए। क्यों, क्योंकि रेट एक पॉजिटिव वैल्यू है। यदि वो माइनस प्लस लगा के पूछेंगे तो हम माइनस प्लस लगा के देखेंगे, नहीं लगा रहे हैं तो हम भी नहीं लगाते। तो b का कितना आ रहा है, 2/3। क्या ये 2/3 है, क्या ये 2/3 है, ये है। फिर c का कितना आ रहा है, 4/3। क्या ये 4/3 है, बस ये आंसर है। 2/3 है, ये गलत है। 3/4 नहीं, 4/3 आना है, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखा भाई, हमारी ये इक्वेशन बनी। अब उन्होंने देखो a के आगे कोई नहीं दे रखा है, a के साथ इनका कुछ नहीं है, इसका मतलब इन्होंने 2 का क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इसको बराबर किया तो इसमें होगा, इसको इसको बराबर करोगे तो इसमें होगा, इसको इसको बराबर करोगे तो इसमें होगा, और जिससे मैच कर गया वो आंसर। ऐसे क्वेश्चन अब आप सोच रहे होगे कि नहीं सर, ये देखो तुम्हारे पेपर में भी आया है, ये वाला होमवर्क है, ये होमवर्क है, बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है तो होमवर्क है। और ये सब पीवाईक्यू करा रहा हूं, ये सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं। ये देखो आपके पेपर में वही क्वेश्चन कह रहा है, एक रिएक्शन है BrO3 निगेटिव प्लस 5Br निगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2, the rate of appearance of Br2 is related to the rate of disappearance of bromide ion is following। Br2 का ब्रोमाइड आयन के साथ रेट बनाना है, तो ब्रोमाइड आयन के साथ Br2 का, तो भाई ये तो क्या है, रिएक्टेंट है, तो माइनस होगा, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्लस होगा। अब Br2 के पैरेलल दिखाना है, तो लो यार, अब देखो मैच कर लो भाई। Br2 लाना है तो Br2 -3/5 सही है। Br2, अब देखो एक तो पहली बात माइनस नहीं लगा है, Br2 -5/3, 3/5 आना है। Br2 3/5, अब माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त Br क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, और उसने आंसर माइनस में दिए हैं, इसलिए हमें माइनस चेक करना है कि इन दोनों में सही कौन होगा, तो ये नहीं होगा, ये सही होगा। बात समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि Br रिएक्टेंट है, Br रिएक्टेंट है तो उसके साथ माइनस आएगा ना, Br निगेटिव रिएक्टेंट है तो माइनस। देखो ये आपके यहां क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को करो, ये भी तुम्हारे यहां का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है।
मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन करा दूंगा और बहुत स्मूथ, बिना पेन चलाए यार, बिल्कुल ऐसे ही। देखो N2+3H2 रिवर्सेबल, N2+3H2 गिव्स 2NH3। अमोनिया का रेट दिया है, अब वो पूछ किसका रहा है, हाइड्रोजन का रेट पूछ रहा है। अमोनिया का दिया है, हाइड्रोजन का पूछ रहा है। अब आप देखो ये क्या है तो अब आप कर दो, अमोनिया का रेट दिया है, हाइड्रोजन का पूछ रहा है, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 3, रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2। तो हाइड्रोजन का रेट कितना आ गया, 3/2 इंटू अमोनिया। साइन कैसा होगा, माइनस। अब आंसर माइनस में दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो प्लस वाला छाप दो, वो साइन के साथ नहीं लिख रहा है। अब बाकी क्वेश्चन में होमवर्क लिख दे रहा हूं, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन को बार बार करना कोई समझदारी नहीं है। ये भी PYQ है, आपको करना है। कुछ अलग होगा तो हम लोग अभी मिल बांट के करेंगे, मगर एक ही जैसे हैं तो आपको करना है। ये भी PYQ है, उसी तरह का है, आपको करना है। ये भी PYQ है, उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। कुछ अलग क्वेश्चन होगा तो हम जरूर करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कुछ अलग है, 2010 में आया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और करिए। पढ़ो, फॉर द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given। भाई ये N2O5 का रेट दिया है, अब पूछ किसका रहा है, NO2 का रेट और O2 का रेट। NO2 का रेट और O2 का रेट निकाल दो। अब आप चाहो तो ऐसे कर लो, देखो यहां कितना है 1 और यहां कितना है 2, मतलब डबल होगा रेट। तो यदि इसका रेट ये है तो NO2 का रेट क्या आएगा, डबल, तो डबल आना चाहिए। 625 का डबल क्या होता है, ये गलत है, ये 625 ही लिखा है, ये गलत है, ये 625 लिखा है। 625 का मतलब 1250, तो ये 1250 है, ये 1250 है, एक पॉइंट आगे कर दिया है तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 हो गया है। अब O2 इसका क्या है, यहां 1 है, यहां हाफ है, इसका आधा, तो कॉफिशिएंट आधा है तो रेट आधा होगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट आ जाएगा। ये वाला गलत है, देखो उसी के बराबर लिखा है, इसका मतलब ये वाला सही है। आंसर भी हो गया, बिना पेन चलाए हो गया। बात समझ पाए, समझा देता हूं, गौर से देखो। मैंने कहा जो उनके कॉफिशिएंट में रिलेशन होता है वही उनके रेट में रिलेशन होता है। इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका 2, कॉफिशिएंट डबल है, रेट डबल होगा। तो NO2 का रेट जो होगा N2O5 का डबल होगा। 625 का डबल 1250, ये 625 लिखा है, ये 625 लिखा है, कट गए, 1250 आना चाहिए। ये 1250 है, ये 1250 है। अच्छा, यहां 1 लिखा है, यहां आधा, कॉफिशिएंट क्या हो रहा है, आधा, तो रेट भी क्या होगा, आधा। 625 का आधा 375, यहां 625 लिखा है इसलिए गलत, और यहां सॉरी 625 का आधा 312.5, ये देखो लिखा है 312.5, तो ये ठीक है, बस आंसर हो गया। मान लो ये बात किसी को ना समझ में आई हो कि नहीं यार सर आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन निकाल देते हो, हम तो इतना पहुंच ही नहीं पाते। मेडिकल का एग्जाम है, फास्ट एग्जाम है, आप यदि यहां टाइम बचाओगे तो कहीं टाइम लगाओगे, मगर फिर भी मान लो तो यार वैसे कर लो, रेट अपॉन कॉफिशिएंट बराबर रेट अपॉन कॉफिशिएंट, बराबर करके निकाल दो। रेट अपॉन कॉफिशिएंट बराबर रेट अपॉन कॉफिशिएंट, बराबर करके निकाल दो। कर लोगे इतनी बात, अरे भैया मुन्ना कर लोगे। जिस क्वेश्चन में HW लिखा हो वो आपको घर से करने हैं, ध्यान रखिएगा, मक्कारी नहीं चलेगी। अब यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या बला होती है। भाई आपने A का रेट निकाला, आपने B का रेट निकाला, रिएक्शन का रेट क्या है, गौर से समझो। ये एक रिएक्शन लिखी है, आपने लिखा रेट ऑफ A डिवाइडेड बाई 2, आपने लिखा रेट ऑफ B डिवाइडेड बाई 3, आपने लिखा रेट ऑफ C डिवाइडेड बाई 5। ये A का रेट है, ये B का रेट है, ये C का रेट है। रिएक्शन का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है,
ये तो तुम बता रहे हो ए किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, ये तुम बता रहे हो बी किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, तुम ये बता रहे हो सी किस रेट से फॉर्म हो रहा है। तो मुन्ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बताओ, तब तक मैं एक घूंट पानी मारता हूं कि यार रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। बताओ। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जो रेशियो है ना, रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और ये देखो सबका बराबर है, ये रेशियो जितना इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, तो इसी रेशियो को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है। ये क्या है, इस रेशियो को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। गौर से देखो, यदि कोई रिएक्शन ऐसे है तो रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट का ये जो रेशियो बना, ये आपस में सबका बराबर है और यही बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट। तो यार रेट ऑफ रिएक्शन हुआ क्या, ये तो आपने मैथमेटिकल बताया, बाय डेफिनेशन क्या है। तो यदि देखो रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली इतना है, रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली क्या है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। उसका रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन है। अब लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखोगे, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है। देखो 2 मोल का रेट RA है, तो 1 मोल का रेट कितना होगा, RA डिवाइडेड बाई 2। 3 मोल का रेट RB है, 1 मोल का रेट कितना होगा, RB डिवाइडेड बाई 3। 5 मोल का रेट RC है, 1 मोल का रेट कितना होगा, RC डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब पर मोल या पर यूनिट कंसंट्रेशन चेंज के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देखो क्या डिफिनीशन बनी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जरा देखो, रेट चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट, यूनिट का मतलब मोल भी हो सकता है, 1 मोल या 1 मोलर कंसंट्रेशन, है ना, चेंज। इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के रेट या प्रोडक्ट के रेट का पर यूनिट कंसंट्रेशन चेंज इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के रेट का पर यूनिट, यदि कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो वो 1 यूनिट का हो गया। 2 मोल का रेट RA, 1 मोल का रेट, 3 मोल का रेट RB, 1 मोल का रेट, 5 मोल का रेट RC, 1 मोल का रेट। तो 1 मोल के रेट को या 1 यूनिट कंसंट्रेशन के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और वो होता क्या है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो ये जो लिखा है ये सब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, सब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। अब मैं जाके आपको CHD में लिख रहा हूं, ये देखो CHD वाला है, यहीं पे CHD लिख रहा था ना। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल रेट
इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिसका इंडिविजुअल रेट लिखोगे उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे। और डिफिनीशन वाइज क्या होता है? डिफिनीशन वाइज क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। डिफिनीशन वाइज क्या होता है? पर यूनिट कंसंट्रेशन या मोल, पर यूनिट कंसंट्रेशन या मोल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के रेट में पर यूनिट कंसंट्रेशन चेंज, पर मोल चेंज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो अब आपको बात समझ में आई? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? एक मोल के चेंज को, एक मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक मोलर कंसंट्रेशन के चेंज को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो एक मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वो कैसे निकलेगा? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आप समझ गए? अब जरा देखो, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एवरेज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एवरेज टर्म को आप भूल जाइए, आप सिर्फ इस बात को याद रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। एवरेज टर्म को अभी आप भूल जाए, है ना? जो आपने पढ़ा है वो एवरेज ही पढ़ा है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, मगर 2 मिनट के लिए उसको भूल जाओ। अब इस क्वेश्चन को करना है एनसीईआरटी वाले को। उसने कहा है N2O5 का इनिशियल रेट इतना है 2.33 और 184 मिनट बाद उसका रेट 2.08 मोल पर लीटर हो जाता है। अब वो कह रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। मतलब जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो एवरेज ही है। तो आपने क्या लिखा है? रेट कैसे निकाला जाता है? अभी एवरेज रेट बच्चों बता दूंगा। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और टाइम की यूनिट क्या है? मिनट। तो ये मिनट में आएगा। तो हमारा रेट कितना आया? माइनस 208 से 233, 233 से 8 कम कर दो तो 25 बचा, डिवाइडेड बाय 184। अब यार कोई बच्चा इसको डिवाइड करके बताए। तो हथियार किधर है मेरा? देखो, अच्छा बुक में कैसे लगाया है ये सब मत देखना, ठीक है बच्चों? वो पता नहीं कैसे लगाते हैं, मैं भी डर जाता हूं। सिंपल सी चीज को पता नहीं वो क्या लिख देते हैं, वो तुम तो छोड़ो, मुझे भी डर लगने लगता है। देखो 1.36, 8 है तो 1.36 कर लिया, 1 2 3 3 0। और यूनिट क्या आई? कंसंट्रेशन किस में है? मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। और टाइम किस में है? मिनट में। तो ये आ गई यूनिट, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा आवर में निकालो, तो भाई टाइम को तुम आवर में लिख देना। 184 मिनट को आवर में डिवाइड बनाना है तो 60 से डिवाइड करके लिखो। टाइम को आवर में लिखोगे तो आवर आ जाएगा, मिनट में लिखोगे तो मिनट आ जाएगा, सेकंड में लिखोगे तो सेकंड आ जाएगा। आवर, मिनट एंड सेकंड। तो देखो आवर में लिखना है तो टाइम को आवर बना लो, ये आवर हो गया। सेकंड में लिखना है तो टाइम को सेकंड बना लो, ये सेकंड हो गया। आवर में लिखना है 60 से डिवाइड कर दोगे, जितने घंटे आ जाए यहां रख दो तो रेट आवर में निकल आएगा। अब टाइम की जगह क्या होगा? मिनट की जगह क्या होगा? आवर। सेकंड में लिखना है तो मिनट है उसको सेकंड बना लिया तो सेकंड आ जाएगा। अब और चीज देखो आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ NO2। NO2 का रेट बताओ। देखो व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। NO2 का रेट क्या होगा? तो गौर से देख लो, ये कितना है? 2 और ये कितना है? 4। जो N2O5 का रेट है उसका डबल। कोएफिशिएंट क्या हो रहा है? डबल। तो रेट भी क्या होगा? डबल। जो भी रेट निकला है उसका डबल कर दो, और प्रोडक्ट है तो प्लस लगा दो। कितना निकला है? ये
जो भी रेट निकला है उसका डबल कर दो, ये लो, हो गया। अब यहां पे कैसे लगाया है ये मत देखना, क्योंकि इनका देख के तो मुझे भी पसीना आ जाएगा, मैं भी रोने धोने लगूंगा, पता नहीं क्या कितनी देर से क्या कहानी लिखी है ना। तो ये उसने छाप दिया है, नहीं तो मुझे सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। बात समझ पाए क्या किया भाई? जो यहां कितना लिखा है 2, यहां कितना है 4, कॉफिशिएंट क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो रेट भी डबल होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट का रेट कितना आया माइनस। क्लियर है सबको? मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी भी करा दूंगा, पीवाईक्यू भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा। रेट के सारे पीवाईक्यू करा दिए, एनसीईआरटी भी करा दी, सब करा दूंगा यार, क्यों? और देखो कितना इजी है, आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहो, सब इजी है, आप 2 मिनट में सारी बातें कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, देखिए आराम से पढ़िए और समझिए और करिए, या और जो होगा उसको होमवर्क भी दूंगा। फॉर द रिएक्शन ए आर इक्वल टू पी, इंटेक्स क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज 0.03 m to 0.02 m in 25 मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ मिनट और सेकेंड। अब यार आपको करना क्या है, मिनट और सेकेंड में रेट पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? 4.1 कैसे निकालोगे? वही रूल है, रेट पूछ रहा है तो रेट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लिया? 25 मिनट, डिवाइड कर दो, ये देखो, देखो क्या किया, ये पॉइंट है तो इसको लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर -2, तो मैंने लिखा इसको 100 इंटू 10 की पावर -4। ये क्या लिखा जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर -2, मैंने 2 जीरो और बढ़ा लिए, 100 इंटू 10 की पावर -4 लिख लिया, जैसे मैं इसको आसानी से ऐसे काट सकूं। अब यूनिट क्या आएगी? ये किस में है? एम, एम का मतलब मोलरिटी, तो मोल लीटर इनवर्स, और टाइम किस में दिया है? मिनट, तो मिनट इनवर्स। आपको जब टाइम सेकंड बनाना हो, क्योंकि वो सेकंड में भी पूछ रहा है, तो इसको सेकंड बना लेना। 25 मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या करोगे? 60 का मल्टीप्लाई, जब टाइम ये रख दोगे तो यूनिट सेकंड आ जाएगी। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करें। दूसरा वाला क्वेश्चन मुन्ना क्या है? आपका होमवर्क, इसको आप खुद करें। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? बच्चों ने कहा यस। अब मैंने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, अब मैं रेट की बात करने जा रहा हूं, जो तुम लोग कह रहे थे कि यार ये रेट क्या है, जैसे अभी बताया जा रहा था ना। अब देखो रेट क्या होता है। अभी तक जो मैं रेट पढ़ा रहा था, तो रेट देखो यार बच्चों 2 तरह का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। क्या होता है दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। जैसे ये एक रिएक्शन है A इक्वल टू बी, रिएक्शन क्या है? A इक्वल टू बी, तो टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये देखो कंसंट्रेशन है और इधर टाइम है, प्रोसेस। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो ये हमारा A है जो कम होता जा रहा है, और ये हमारा B है जो बढ़ता जा रहा है। पहले 0 था, अब 0 से बढ़ता हुआ, ये देखो, चाहो तो यहां लिख दो, नहीं तो यहां समझ में नहीं आएगा, कोई कहेगा यहां क्या लिखा है। ये देखो ऐसे चल रहा है। अब गौर सुनिए, रेट जो होता है वो 2 तरह का होता है। दो तरह का कौन सा? देखिए बताता हूं।
एक रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है हमारा एवरेज रेट। रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जरा सा डिफरेंस है, वही फार्मूला वही सब कुछ, डिफरेंस इस बात का है जब आप रेट को बड़े इंटरवल ऑफ टाइम पे काउंट करते हो तो एवरेज बोला जाता है, और बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे काउंट करते हो तो इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। मतलब रेट मेजर इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम तो एवरेज बोलते हैं। फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, आर एवरेज इक्वल टू सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यही रेट आप कैसे काउंट कर दो? छोटे टाइम इंटरवल में आप इसको काउंट कर दो, छोटे टाइम इंटरवल में। देखो, रेट मेजर इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो उसी रेट को इंस्टेंटेनियस रेट बोल दिया जाएगा, उसी रेट को इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाएगा। छोटा टाइम इंटरवल चेंज डीसी, टाइम लगा डीटी, मतलब ये होता है स्लोप ऑफ कर्व। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा इंटरवल है, मतलब नैनो सेकेंड में तुमने कंसंट्रेशन का चेंज दिखाया है। इसको ग्राफिकली मैं दिखा सकता हूं, जरा देखो, मैं ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहा हूं। देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है बी। अब आपने इतने बड़े टाइम इंटरवल में रेट निकालने को कहा। जब 2 मिनट था, टाइम मिनट में दिया है, मैं लिख देता हूं, ये टाइम किस में है? मिनट में, और यहां दिया है 10 मिनट। तो 8 मिनट वाले इंटरवल ऑफ टाइम पे आप रेट निकाल रहे हो। इस जगह पे इसका कंसंट्रेशन कितना है? इस जगह पे इसका कंसंट्रेशन कितना है? ये प्रोडक्ट है 0.4, और इस जगह पे इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.70। तो आपने इतना बड़ा चेंज लिया है। आपने क्या लिया है? इतना बड़ा चेंज लिया है। मैं देखो कलर चेंज करता हूं, इतना बड़ा चेंज। तो ये रेट बोला जाएगा एवरेज। क्यों? बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, इतना बड़ा कंसंट्रेशन का चेंज लिया आपने, यहां से यहां तक का, तो इसको बोलोगे एवरेज रेट। क्यों? बड़े टाइम इंटरवल में आपने कंसंट्रेशन का चेंज निकाला है। फार्मूला वही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। अब ये इंस्टेंटेनियस कब बोला जाएगा? जब बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में ले लो। जैसे किसी ने कहा इस समय बताओ, देखिए ये देखो, अब ये इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा है, ये वाला, ये देखो एक पॉइंट के बराबर है। अब मैंने कहा ये जो था ये 4.1 सेकेंड और 4.15 मिनट इतना है। तो देखो टाइम इंटरवल कितना है? बहुत छोटा है, चेक करो, और कंसंट्रेशन का चेंज भी बहुत छोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या बोला जा रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट, ये वाला। और ये एक पॉइंट बन गया, पॉइंट बन गया तो हमने क्या कर दिया?
स्लोप ऑफ कर्व के बराबर बता दिया, स्लोप ऑफ कर्व के बराबर बता दिया अप्रोक्सीमेट। तो बात समझ रहे हो? तो इंस्टैन्टेनियस रेट और एवरेज रेट बस इतना सा होता है, दोनों को निकालने का फार्मूला सेम है। टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो एवरेज बोल देते हैं, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो उसी को इंस्टैन्टेनियस बोल देते हैं, और वो स्लोप ऑफ कर्व के बराबर होता है, वो स्लोप ऑफ कर्व के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई? बच्चों ने कहा हाँ सर सब क्लियर हो गया। और बताइए, मैंने कहा आपने जब इतनी चीजें पढ़ रही, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, आगे। अब इसके आगे क्या, तो गौर से सारे बच्चे इस हेडिंग को समझेंगे और फिर इसको करेंगे। वो क्या है तो जरा देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन इन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप used in complete reaction। इस बात को जरा सारे बच्चे समझे कि ये क्या लिखा है। आप रिएक्शन को कैटेगराइज करा रहे हो इस बेसिस पे कि उस रिएक्शन को खत्म होने में कितने स्टेप यूज हुए। किस बेसिस पे करा रहे हो? देखो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो रिएक्शन का टाइप किस बेसिस पे, कि वो कितने स्टेप लेती है खत्म होने में, वो कितने स्टेप लेती है खत्म होने में, है ना। इस बेसिस पे रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया था, रेट के बेसिस पे डिवाइड किया था कि रेट के बेसिस पे रिएक्शन कितनी तरह की हो सकती है, जो फास्ट हो या जो बहुत स्लो हो या जो एवरेज हो। भाई या तो हम बहुत तेज दौड़ेंगे या हम बहुत स्लो दौड़ेंगे या हम मॉडरेट स्पीड से दौड़ेंगे। तो रेट के बेसिस पे 3 तरह का क्लासिफिकेशन था। अब वो कह रहा है कि स्टेप के बेसिस पे बताओ, जब कोई रिएक्शन होती है तो भाई अब बताओ कितने स्टेप हो सकते हैं। तो जनरल क्लासिफिकेशन क्या होगा, या तो कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म होगी या एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होगी, है कि नहीं। तो क्या हुआ, रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। रिएक्शन को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। वो 2 पार्ट कौन से हैं, या तो रिएक्शन एक स्टेप में खत्म होगी, उनका कहना है, या तो रिएक्शन एक स्टेप में खत्म होगी या एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होगी। या क्या होगा, या एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होगी। देखो अब बताता हूं। तो उन्होंने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन बेसिस ऑफ स्टेप। एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, जो एक स्टेप में खत्म होती है, उनको एलिमेंट्री रिएक्शन बोला गया। कितने स्टेप में खत्म होती है, कंप्लीट इन 1 स्टेप। जो सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है उनको एलिमेंट्री रिएक्शन बोला गया। कॉम्प्लेक्स किसको बोला गया, कंप्लीट मोर देन 1 स्टेप। जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होती है उसको कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया गया। एक स्टेप में खत्म हुई तो एलिमेंट्री, एक से ज्यादा स्टेप ले रहा है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो कॉम्प्लेक्स। किसी ने कहा क्या ऐसी कोई रिएक्शन है, तो मैंने कहा यार दिन में तुम 5 बार करते हो,
ऑर्गेनिक में तुम यही तो पढ़ते हो, और पढ़ते क्या हो? देखो जैसे SN2 रिएक्शन, जैसे E2 रिएक्शन, ये सब एक स्टेप में खत्म होती, इसमें दूसरा स्टेप आता ही नहीं है। और जैसे SN1 रिएक्शन, जैसे E1 रिएक्शन, ये सब मल्टीपल स्टेप में खत्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं। क्या स्टेप के बेसिस पे रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एलिमेंट्री जो एक स्टेप में खत्म हो जाए, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो। देखो देखो एग्जाम्पल देता हूं। SN2 रिएक्शन क्या होती है? ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ऐसे, और इसने देखा इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसे, और बैक से कर दिया अटैक। क्यों? माइनस है, प्लस पे अटैक करेगा। इलू टीलू तो इसको भी करना है ना यार। तो माइनस ने प्लस पे अटैक किया, तो भाई माइनस और प्लस पे क्या होगा? प्यार होगा, और एक बंध बना लेंगे। बंध मतलब बॉन्ड बन गया। और ये देखो एक ही स्टेप में खत्म हुआ। साइमल्टेनियस होता है, मतलब जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे ये वाला ब्रेक होगा एक ही समय में। साइमल्टेनियस, इधर से बॉन्ड बनना है, आ जाओ, इधर से ब्रेक हो रहा है, जाओ। साइमल्टेनियस, ये बनना है, ये ब्रेक हो रहा है। ये SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है। अब यदि ये SN1 होता तो देखो SN1 रिएक्शन कैसे होती है। देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इलू टीलू करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो बहुत ज्यादा, देखो अभी भी क्या है, प्लस का अटैक माइनस पे ही होगा, माइनस का अटैक प्लस पे ही होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर क्राउडिंग है, जाने की जगह नहीं मिल रही है। भाई बॉन्ड तब बनाओगे जब पहुंच पाओगे, बीच में जनता है, बीच में जनता है, तो क्या करोगे? रास्ता बनाना पड़ेगा ना। अभी रास्ता ही नहीं है, उसको घेरे हुए लोग खड़े हैं, और जब घेरे हुए खड़े हैं तो बंद कैसे बनाओगे? बंद मतलब बॉन्ड कैसे बनाओगे? माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन कैसे लाओगे? जब थोड़ा पास आएंगे ना तब अट्रैक्शन होगा ना। है ईलू बैठा है जयपुर में, टीलू बैठा है दिल्ली में, कितना अट्रैक्शन होगा? ईलू बैठा है टेबल पे, उसी टेबल पे टीलू भी बैठा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यदि न्यूक्लियोफाइल को प्लस पे अटैक करना है तो यार कहीं ना कहीं से ये बवाल हटाना पड़ेगा, मतलब क्राउडिंग को कम करना पड़ेगा। है तो क्या है, ईलू अपने हिसाब से काम करता है। ईलू क्या करता है? इस क्राउडिंग को कम करने के लिए याला बॉन्ड ब्रेक करता है और बना देता है ऐसे कार्बोकैटायन। क्या बना देता है? कार्बोकैटायन, ऐसा। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब प्लेनर, sp2 हो गया ना। प्लेनर मतलब ऐसे। अब भाई ऊपर भी जगह खाली, नीचे भी जगह खाली। अभी क्या था? ये था, ये कार्बन है और यहां पे एल्काइल ग्रुप है। क्यों? टेट्राहेड्रल शेप है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब टेट्राहेड्रल। यहां पे हाइड्रोकार्बन है CH3। अब ईलू इधर से कैसे आएगा? कार्बोकैटायन इधर से कैसे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा, इधर से नहीं आ सकता क्योंकि ये चारों तरफ गुच्छे की तरह फैले हुए हैं। क्यों? टेट्राहेड्रल है ना यार, तो 3D शेप है,
चारों तरफ फैले हुए, ना तो बेचारा इधर से आ पा रहा है, ना इधर से आ पा रहा है, ना इधर से आ पा रहा है, इधर से तो आ ही नहीं सकता, क्यों, माइनस है, ये भी माइनस है, तो रिपल हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको हटाया तो ये ऐसे हो गया। अब ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है, खुला मैदान है, तो ऐसे आएगा तो दिक्कत है, ये लोग रोकेंगे, कहां मुन्ना, कहां घुसे चले आ रहे हो, कहां घुसे चले आ रहे हो, कहां घुसे चले आ रहे हो। मगर ऐसे ऐसे कोई रोकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो अब जो है हमारा माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से, नीचे से भी अटैक कर सकता है, और बना लेगा अपना ये। तो अब हम कोई ऑर्गेनिक तो पढ़ा नहीं रहे, है ना, 17 साल तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए, मैं तो तीनों पढ़ाता हूं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पढ़ाता हूं, तो मुझे तो मान लो याद है, आता है सब। तो देखो एक स्टेप यहां पे हो गया मिनिमम, और एक स्टेप यहां पे हो गया जब इसका अटैक हुआ। तो एक से ज्यादा स्टेप हो गए ना, और एक से ज्यादा स्टेप हो गए तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई, और एक स्टेप है तो ये क्या है, एलिमेंट्री है। बात समझ रहे हो, ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट हाइपोथेटिकल स्टेट होती है, इसलिए वो स्टेप में काउंट नहीं होता है, क्योंकि 2-4 बच्चों के दिमाग क्या होंगे ना, खुल रहे होंगे, आंखें बाहर आ रही होंगी, और सर एक ट्रांजिशन स्टेप भी तो आता है इसमें, सर SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट भी आता है, जब ये ब्रेक हो रहा होता है, जब ये फॉर्म हो रहा होता है, तो वो हाइपोथेटिकल स्टेट है। हाइपोथेटिकल स्टेट इसलिए बनाई जाती है जैसे तुम समझ पाओ कि हो क्या रहा है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो पिक्चराइजेशन है जो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं। और ये जो कार्बोकैटायन नाम की प्रजाति है, तो कार्बोकैटायन एग्जिस्ट करता है नैनो पिकोसेकंड के लिए, इसलिए ये एक स्टेप बोला जाता है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कहीं लिखा है, इसका मतलब वो हाइपोथेटिकल स्टेट है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, समझे। और इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखो अब मैं ऑर्गेनिक में नहीं घुस रहा, हाँ, नहीं तो फिजिकल खराब हो जाएगी। तो जरा ध्यान दो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एलिमेंट्री। तो एक स्टेप में हुई तो एलिमेंट्री, एक से ज्यादा स्टेप में हुई तो कॉम्प्लेक्स। अब हम जिस हेडिंग की बात करने जा रहे हैं वो हेडिंग क्या है, हम अपनी हेडिंग पे आते हैं। अब हम बात करने जिसकी जा रहे हैं वो है ये मॉलिक्यूलरिटी। किसकी बात करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है। तो जरा सारे बच्चे इसको गौर से समझेंगे कि क्या होता है। गौर से देखो, क्या, गौर से देखो। देखो केमिकल काइनेटिक्स में यह माना जाता है कि रिएक्शन कोलिजन से होती है। क्या माना जाता है मुन्ना, हम लोग यहां क्या सपोज करते हैं, हम लोग यहां क्या सपोज करते हैं कि रिएक्शन जो है कोलिजन मेथड से होती है, टकराने से होती है, इफेक्टिव कोलिजन से होती है। तो बच्चों ने कहा ठीक है, मानते हैं, होती है तो होती है। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज collides simultaneously in elementary reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने स्पीसीज आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड फॉर्म
प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। ऐसे स्पीसीज के नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा है। जैसे गौर समझना, जैसे एक मॉलिक्यूल है, अब दो मॉलिक्यूल है, ऐसे अब तीन मॉलिक्यूल है, ऐसे अब चार मॉलिक्यूल है, ऐसे। अब जरा गौर से बातों को समझिएगा। इसको थोड़ा छोटा कर दो यार, है ना। एक मिनट, थोड़ी सेटिंग बैठा दो। अब देखो, एक मॉलिक्यूल अपने आप ब्रेक हो गया टेम्परेचर प्रेशर किसी की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बन गया, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1। दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन गया, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। क्यों? क्योंकि दो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली और प्रोडक्ट बन गया, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 3। चार मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन गया, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 4। मगर इत्तेफाक की बात है कि चार मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। कोलाइड कर सकते हैं 4, 5, 6, 10 साइमल्टेनियस कोलाइड कर सकते हैं आपस में, मगर कोलिजन करने के बाद वो इतनी एनर्जी जनरेट नहीं करते कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। कोलिजन पॉसिबल है मगर प्रोडक्ट नहीं बना पाते। इसीलिए कहा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 4, 5, 6 मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो कोलाइड तो कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मगर वो इतनी एनर्जी जनरेट नहीं करते कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वो इतनी एनर्जी नहीं निकालेंगे कि बॉन्ड ऑन ब्रेक हो जाए और बॉन्ड ब्रेक होकर नया प्रोडक्ट फॉर्म हो। वो लड़ सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 0 नहीं होगी किसी की, निगेटिव नहीं होगी किसी की, फ्रैक्शनल नहीं होगी किसी की। मॉलिक्यूलरिटी ना तो 0 होती है, ना निगेटिव होती है, ना फ्रैक्शनल होती है। कितनी होती है? 1, 2, 3 बस। और किसके लिए डिफाइन है? ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है और ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। इसको, ये क्या है? थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, मतलब इसके लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है? 1, 2, 3, मैक्सिमम 3। ना तो 0 होती है, ना निगेटिव होती है, ना फ्रैक्शनल होती है। और ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं है, मीनिंगलेस बात है, मीनिंगलेस बात है। ठीक है, और ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, मतलब पेन कॉपी पे काउंट कर सकते हो। इतने पॉइंट इसके समझ गए? बच्चों ने कहा हाँ। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे निकालोगे? रिएक्शन के कोफिशिएंट के सम से। रिएक्शन के कोफिशिएंट से सम से। जैसे आपके लिए बच्चों क्वेश्चन भी लाया था यार मॉलिक्यूलरिटी वाला, किधर गयो, आ जा बेटे।
बेटे पता नहीं किधर निकल गया, चलो मैं लिख देता हूं, है ना, गायब हो गया है, तो मैं छाप देता हूं। बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, A प्लस बी इक्वल टू सी, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? उसके रिएक्शन के कोफिशिएंट का सम। तो रिएक्शन के कोफिशिएंट का सम क्या है? 1 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब मैंने कहा ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो कोफिशिएंट कितना है? 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 1 2। इसीलिए SN2 रिएक्शन को लिखते हो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर मतलब ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसको आप SN2 लिखते हो ना, तो ये 2 क्या होता है? SN2 रिएक्शन में 2 क्या होता है? 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। बहुत लोग सोचते हैं इस 2 का मतलब ऑर्डर है, ना मुन्ना ना, वो गलत इंटरप्रिटेशन है, मतलब गलत तरीके से एक्सप्लेन की गई चीजें। इस 2 का मतलब मॉलिक्यूलरिटी है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। फुल फॉर्म क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मतलब 2, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। समझ रहा है? तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट का सम। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट का सम ऑफ बैलेंस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं, ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन वो क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है। बात समझ पाए? सभी लोग ये बात समझ पाए हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। क्या एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं? 4 से ज्यादा टाइप मॉलिक्यूल जब एक साथ कोलाइड करते हैं तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, उससे प्रोडक्ट नहीं बनता है, उससे प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, 0 नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी। ये ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोफिशिएंट का सम होता है वही मॉलिक्यूलरिटी होता है, वही मॉलिक्यूलरिटी होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है, बाकी क्या है। सभी बच्चों से इतना ही कहना है, बिल्कुल मस्ती से अच्छे से पढ़िए। जिस तरह से अभी आपको पढ़ाया गया डिट्टो इसी तरह से बैच में पढ़ाया जाता है। बैच में थोड़ा हम ज्यादा इन चीजों को एब्लोरेट करते हैं और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और ज्यादा बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां थोड़ा ज्यादा टाइम होता है। जैसे यहां पर 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म करना है, वहां पे हम 7-8 क्लास में खत्म करते हैं। मगर हर टॉपिक यहां पर भी पढ़ाएंगे, हर टॉपिक वहां पर भी पढ़ाएंगे। जैसे यहां पर मैंने 5-6 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, वहां पर हम 5-6 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं देते, सब खुद कराते हैं। दोनों लोग मिलके करते हैं, बच्चे और हम दोनों लोग मिलके करते हैं। यदि 100 PYQ है तो 100 के 100 दोनों लोग मिलके करते हैं। यहां पे क्या है, 10-20 हमने कराए, 25-30 आपको होमवर्क में दे दिए, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है ना। तो मंथन 2.0 बैच हम लोगों का नया बैच है जो अभी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंथन 2.0 बैच
मंडे से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश बैच है ड्रॉपर का। उसमें सारी बातें बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल, और उसमें सब कुछ आपको कराया जाएगा। एनसीईआरटी भी कराई जाएगी, जैसे अभी मैंने एनसीईआरटी कराई, पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे और बाकी सब कुछ भी कराया जाएगा। तो मंथन 2.0 बैच नया ड्रॉपर का बैच है नीट का, जिसकी पहली क्लास मंडे को होगी। मंडे से वो बैच स्टार्ट है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं यार अभी वो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं या करना चाहिए, तो वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं मंथन 2.0 में। और मंथन 1.0 1-1.5 महीने पहले का बैच है, 40-45 दिन पहले से स्टार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें क्या होता है, एक बाउंडेशन में आ जाते हो, मतलब एक जैसे स्कूल जाते हो तो आपको जाना होता है कि नहीं यार स्कूल तो जाना ही है। यदि तुम्हें यह ऑप्शन दे दी जाए जाओ या ना जाओ, तो फिर तुम नहीं जाते हो। उसी तरह से यूट्यूब का होता है, बैच का होता है। यूट्यूब पे आपको पता होता है मन हुआ तो पढ़ा, मन हुआ नहीं पढ़ा, आपको कोई रोकने टोकने और बोलने वाला नहीं है। बैच में यही चीज होती है कि आपको बाउंडेशन आ जाती है कि नहीं आपको पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। तो जितने भी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जान लगा के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मंथन 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली क्लास हम लोग मंडे को लेंगे, उसमें पहली क्लास उसमें मंडे को लेंगे, ठीक है। और जो मंथन 2.0 बैच ले रहा है उसको मंथन 1.0 बैच फ्री है, ये तो मैं बताना भूल ही गया। मंथन 2.0 वाले बच्चे को मंथन 1.0 वाला बैच फ्री मिलेगा, और उस बैच के सारे फीचर भी फ्री मिलेंगे, उस बैच के सारे फीचर भी फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे को मंथन 2.0 बैच में, और कल इसके सेकंड लेक्चर के साथ, कल इसके सेकंड लेक्चर के साथ। सेकंड लेक्चर कल आएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स का, और वो यूट्यूब पर लाइव होगा। आज मेरी 4 बजे क्लास थी, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है। क्यों? क्योंकि मैं डिले नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो कल लाइव मिलेंगे कितने बजे? 4 बजे सेशन में, केमिकल काइनेटिक्स के दूसरे नंबर के लेक्चर के साथ। और कल जितने भी तरह का ऑर्डर है वो सब पढ़ा दिया जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, सब बता दिया जाएगा। चलो मिलेंगे क्लास के अंदर मंथन 2.0 बैच में, और साथ साथ में कल YT पर, यूट्यूब पर केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर में, ठीक है बच्चों। बाय बाय। और ये सारा होमवर्क करके आइएगा जिसमें होमवर्क लिखा है।